मित्रों, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज रविवार का दिन है और आज बातों बातों में हमारे बीच एक बहुत खास मेहमान, बहुत प्रसिद्ध कवि श्री अरुण जैमिनी जी पधार रहे हैं। मैं उनके आगमन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, फील कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप सब मित्र भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, क्योंकि कुछ देर पहले जब हमने विजुअल चेक के लिए ऑनलाइन आकर टेस्टिंग वगैरह की, तब बहुत सारे लोग उस समय उपस्थित थे और उनका कहना था कि 7 जल्दी से क्यों नहीं बज रहा है। तो 7 अंततः बज गया। 7:05 पर अरुण जी यहाँ पर आ जाएंगे, हम उनको रिसीव कर लेंगे बहुत आदर के साथ। जैनी शबनम जी, आपका स्वागत है। आप इस समय, इस बार जो शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले आप पधारी हैं। आपका अनुसरण बाकी सब मित्र करेंगे, कुछ हमारे जानने वाले, कुछ अरुण जैमिनी साहब के जानने वाले। अरुण जैमिनी साहब की प्रतिष्ठा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर एक बहुत प्रसिद्ध और जाने माने कवि के रूप में है। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने कवि सम्मेलनों के मंच पर बहुत सम्मान और बहुत प्रशंसा अर्जित की है। ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है कि वे जिस भी मंच पर होते हैं उस मंच को एक गरिमा मिलती है और उनके होने का एक अलग ही आकर्षण है। और उनकी रचना सुनते हुए तो निश्चित रूप से जिस तरह की वरीयता, जिस तरह की प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की है, तो कवि सम्मेलन सुनने वालों को बहुत धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बारी बहुत अंत में आती है। लेकिन जब वो मंच पर कविता पढ़ने खड़े होते हैं तो उस समय वे ही होते हैं और उनका अपना एक सम्मोहन, उनका एक जादू अपना होता है, जो बहुत शब्दों में बहुत शिष्टाचार और गहरी संवेदना को छूता हुआ व्यंग और हास्य उनकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ता है। अरुण जी आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनको फिर बगैर देर किए उनको जोड़ लेता हूँ। हालांकि हमारा उनका वादा 7:05 का हुआ है और अभी 7:05 होने में 1 मिनट बाकी है। तब तक मैं प्रिंस सक्सेना जी, आपको बहुत प्रतीक्षा थी उनकी, वो 7 भी बज गया है। प्रिंस सक्सेना जी कह रहे थे कि 7 जल्दी से बजाइए, हमको उनका इंतजार है। सुनीता सिंह जी, आपका स्वागत है। अशोक जी, आपका स्वागत है। जो सब हमारे मित्र अभी धीरे धीरे करके आएंगे, हम उन सभी का स्वागत करेंगे। और बस ज़रा सी देर में मैं उनको सादर निमंत्रित करके यहाँ पर आपसे रूबरू कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इधर पिछले लगभग 25-30 वर्षों में मंच की कविता में जो एक प्रतिभा संपन्न आकर्षण जो खड़ा हुआ है कवियों का, उनमें अरुण जैमिनी जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। मित्र प्रदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अरुण जी को हाँ हाँ अशोक भैया, क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। जी सर, सुनील जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। छत्तीसगढ़ रायपुर से अशोक तिवारी जी हैं, जो यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं। बहुत अच्छे लेखक है। वो लिख रहे हैं कि हंसी और व्यंग के ज्वालामुखी जैमिनी जी का हार्दिक अभिनंदन। अरे सर, आपका धन्यवाद कि आप ऐसे ऐसे लोगों के आपने साथ जोड़ा आपने। जिस सहजता से आपने स्वीकार किया, मैं सचमुच आपका कृतज्ञ हूँ भाई साहब। आप पधारे। कवि प्रदीप जी की बेटी मिथुन प्रदीप जी इस कार्यक्रम को देख रही है, वो अभी ज्वाइन हुई है। 3 दिन ओ, पहले हमने उनसे बात भी की। प्रणाम प्रणाम और करता हूँ उन्हें। दिल्ली से जैनी शबनम जी है, वो कविता लिखती हैं। उनकी एक किताब अभी हाल में ही आई है। और भोपाल से हमारे कई मित्र जुड़े हैं, जिनमें चित्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, और वाह सर, रंगकर्मी और सभी विधाओं से जुड़े हुए सब आपके आते जा साथ जो रहे जुड़ा हुआ है वो कलाकार ही है सब। हैं। आजकल लेकिन ये कलाकार, और अभी हम लोग बात कर रहे थे भाई साहब की कलाकार और गुरु, ये 2 शब्द की बड़ी अलग परिभाषाएं बन गई। एक बार मैं एक पत्रिका में प्रूफ रीडिंग कर रहा था, भारत भवन में जब मैं नौकरी करता था,
तो गुरु में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, तो उस पर हमारे वो प्रकाशन अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा वाला जो गुरु है ये वो होता है बोले। ये गुरु घंटाली होता है। क्या बात। तब से वो मुझे मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे गुरु और ऐसे कलाकार के लिए बोलते हैं कि वो बहुत कलाकार है। हाँ, दोनों बिल्कुल सही बात है। बहरहाल शब्द अपने समय के हिसाब से अर्थ बदल देते हैं सर। अब नेता शब्द ने कितना अर्थ बदला आप देखिए। हाँ हाँ। जिस समय वो गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब के भाई नासिर खान साहब ने वो गाना उन पे पिक्चराइज किया गया था, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो उस समय वो छोटे छोटे बच्चों का आह्वान कर रहे थे कि तुम कल को वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे नेता बनोगे। पर वो आज शायद वो गाना कोई नहीं गाएगा, नेता तुम ही हो कल। बिल्कुल सही बात है। नेता शब्द के अर्थ बिल्कुल बदल गए। पहले तो नए नीति नेता जो नाव को खे के ले जाए, अब तो नाव को डुबो दे वही नेता है। क्या बात। सही कह रहे हैं। ये भाई साहब पिछले 2-3 महीने का समय आपने कैसे व्यतीत किया है घर में बंद रहकर? सर जैसे सबने व्यतीत किया वैसे ही किया है, बिल्कुल घर में ही है। अभी भी घर में ही हूं मैं, तो घर से बाहर निकला ही नहीं अब तक। जी। और स्थिति ये थी कि अब क्या करें, कवि सम्मेलन तो है नहीं। हाँ, और फिर मोदी जी ने कह दिया था कि वर्क फ्रॉम होम। जी। तो वर्क फ्रॉम होम में हम क्या करें? कविता लिख तो सकते हैं, सुनाएं किसको? सही बात। अच्छा सुना भी दें फेसबुक पे लाइव आके तो पेमेंट नहीं मिले। हाँ ये तो बड़ा नुकसान है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी इस पे। हाँ। वो सुनाता हूँ आपको पहले। जी। वर्क फ्रॉम होम के तहत मैंने घर पर ही कविता सुनाई जी। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई। हाँ। ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। तो ऐसे औपचारिकता निभाई है जी, और क्या करें, इन वक्त तो ये स्थिति है। हाँ। लेकिन इस समय लोगों ने बहुत सारा उस तरह का पुरुषार्थ भी किया जो घर में कभी नहीं किया होगा। और वो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। हाँ बिल्कुल। के साथ किचन में, बिल्कुल में वो भी सब करना पड़ा जी। बर्तन मांजने से लेकर सारे काम धीरे धीरे सीखे हम। लोगों ने उन सारे प्रयोगों को बहुत सोशल मीडिया में प्रचारित किया। हाँ। हम लोगों ने कभी कैटरीना कैफ को अपने किचन में बर्तन धोते नहीं देखा था, लेकिन देखा उसमें। अरे वो देख के तो लोगों की थकान दूर हो गई सर। जो खुद बर्तन मांज के और झाड़ू पोछा लगा के आया और टीवी पे उसने कैटरीना कैफ को जब बर्तन मांजते देखा तो सारी थकान उसकी खत्म हो गई। सही बात है, ये तो है। इधर ये इस पूरे समय का क्या सबक आप मानते हैं अपने जीवन में, हम सबके जीवन के लिए? सर आने वाला समय कैसा होगा ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पूरा विश्व रुक गया, थम गया है बिल्कुल। हाँ। तो पता नहीं कब गति मिलेगी इसे, लेकिन कवि कलाकार तो कोशिश करते रहते हैं कि गति मिले। हाँ। इसलिए कुछ कवियों ने गीत भी ऐसे बनाए और गीत को पिक्चराइज भी किए और वो सोशल मीडिया पे चले भी। लेकिन अभी स्थिति नाजुक ही है, अभी तो कब होगी स्थिति अभी ठीक ही कुछ नहीं कह सकते। कह तो रहे हैं कि 15 अगस्त से वो आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी। एक ये आप देखिए बड़ा दिलचस्प है कि अभी जब तक ये 2-3 महीने से तो ये हो गया है, 2-3 महीने से तो ये हो गया है कि अब हर आदमी को मास्क लगाना है। लेकिन पहले कभी हम 1500 में किसी एक को मास्क लगा के देखते थे तो हम लोग हंसते थे उसके ऊपर कि ये इनको सबसे ज्यादा खतरा है क्या आबो हवा से। अब पहले तो ये कहा था कि जो ठीक हो वो ना लगाएं। शुरू में ये बात प्रचारित की गई बकायदा कि जो ठीक है वो मास्क ना लगाएं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो लगाएं बस। लेकिन अब तो सभी लगा रहे हैं, और सभी लगाने में दिक्कत ये हो रही है कि कोई क्या
अपहरण और अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं और ज्यादा, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, चेहरा ही पहचान में हाँ नहीं आता। हाँ, और हंसने का भी स्कोप खत्म हो गया। हाँ। हंसने सही का बात है। स्कोप खत्म हो गया है। कोई किस तरह से हंस रहा है वो हंस भी पता ही ले नहीं तो चलता। आदमी पता ही नहीं चलता, वो दांत तो दिख ही नहीं रहे। इधर कवि सम्मेलन के मंच को कोई इस तरह का कोई सबक है इस माहौल के बाद? देखो जी, कब शुरू होंगे तो अभी कुछ कह नहीं सकते कवि सम्मेलन तो, क्योंकि जब तक जी। सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे हाँ हाँ। तब तक इस तरह के कार्यक्रम तो हो ही नहीं सकते। सिनेमा जी हॉल जी भी जी। खुलने के बाद कैसे सीमित संख्या में श्रोताओं को आमंत्रित करके कैसे किया जा सकता है, तो वो तो अभी जी आगे डिपेंड करेगी स्थिति पे। और फिर सबसे बड़ी जी बात जी। यह है कि लोगों के पास पैसा होगा तो कराएंगे जी। सही बात है। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की तो हालत बहुत नाजुक है ना। हाँ, ये तो है। सबके काम इससे धंधे ठप पड़े हैं। इसमें ये जरूर है, हम मुझे लगता है सर कि जैसे अब बाजार में लोगों को खोल दिया है कि अब आप आइए जाइए अपनी रिस्क पर मुंह बांध के चाहे जो करना हो। जैसे हाँ हाँ। अभी आज इतवार के दिन शाम को मैं अभी घंटे भर पहले बाहर निकला था, तो हमारे एक ये पुल है, ये बड़े तालाब और इन सब जगहों पे, तो हाँ हाँ। लोग तबीयत से बाहर निकले हुए, उन्हें कोई लेना देना नहीं, परिवार के साथ है, मास्क पहने नहीं पहने, तो सब अपने अपने हाल पे हैं। और मास्क भी सर वो ऐसे पहन रहे हैं जैसे एहसान सा कर रहे हैं, वो नाक के नीचे यूं रख कर लेते हैं, जैसे हेलमेट पहनते थे, आप जानते हो हेलमेट में हाँ वो हाँ बांधते नहीं थे, ऊपर रख दिया बस, हो गया काम। पुलिस वालों से हाँ बचना है, हाँ, अपनी वहां से। जान की परवाह नहीं है, अपनी सही जान की बात है। परवाह नहीं है, बस पुलिस वाले से बचना है, वो चालान ना काट दे, इसलिए वो धागा से यहाँ लगा के नीचे वो कर लेते हैं बस, पुलिस वाला दिखे तो ऊपर कर लिया वरना नीचे। डॉक्टर सुरेश अवस्थी ज्वाइन हुए अभी, वो भी इस ओहो, कार्यक्रम को देख रहे हैं जय हो कानपुर से। पंडित जी की। बिल्कुल जी जी, जी। जानते हैं खूब। सुरेश अवस्थी जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जी। हाँ हाँ। एक बात ये मेरे मन में हमेशा आती है, वो हम्म। कि हमारी इस परंपरा में हमने बहुत, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे सिनेमा का हो, चाहे साहित्य का हो, एक बड़े पिता के जो पुत्र हुए हैं वो चमक नहीं लाते जो आपने लाई अपने पिता की तरह। ये कैसे संभव हुआ? सर दरअसल क्या है कि ये पता नहीं कैसे संभव हुआ, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तुलना पिता से होने लगती है तो दिक्कत आती है। अब जी। अभिषेक बच्चन अगर अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं होता हाँ तो वो स्थिति अलग होती, लेकिन अब तुलना सीधी अमिताभ बच्चन से होती है तो दिक्कत आती है उसको। हाँ लेकिन कई कई फिल्मी कलाकार ऐसे भी आए जो जिन्होंने अपने पिता से आगे नाम कमाया, जैसे ऋतिक रोशन है, हाँ, राकेश वही रोशन में। से वो आगे गया। तो वो हाँ दरअसल ये डिपेंड करता है जी, जनता कितना प्यार करती है और आप कैसे कुछ नया कर सकते हैं, बस उसके ऊपर निर्भर है सारा मामला। क्योंकि अगर आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहोगे तो वो उनसे आगे तो नहीं बढ़ सकेगी फिर आप। तो हाँ अपनी नई लकीर तो बनानी ही पड़ेगी, हाँ। नई लकीर हमें खींचनी ही पड़ेगी। ये हम मतलब प्राय ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब चाहे ये राजनीति में भी है कि अगर वो एक बड़ा नाम हो गया तो फिर वो छत्र छाया नीचे, या एक लता हाँ, जी हो गई तो फिर वहां नीचे पता चला कि बस लंबी दूरी तक कुछ वो नहीं है। वही बरगद के पेड़ के नीचे दूसरा पौधा नहीं पनप पाता। हाँ, पर बखूबी आपने कमाल किया, और हम सब मतलब इस बात पे कि बहुत गदगद रहते हैं कि आपने सचमुच में उस परंपरा में अपना एक सशक्त हस्ताक्षर बनाया। और ये लोगों का देखिए, प्यार है जी बस। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपका मंच पर होना मंच को एक गरिमा भी देता है, एक आभा देता है। लगभग आपको मुझे लगता है कि 25-30 वर्ष हो गए होंगे इस पूरे कवि सम्मेलन के संसार में। हो गए लगभग 40 साल हो गए जी। 1980 में मैंने एमए किया था हिंदी में, हाँ हाँ हाँ। और एमए के रिजल्ट आने के बाद मैंने थोड़े बहुत प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। अच्छा, बताइए ये। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में जी जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स था इसलिए थोड़े बहुत प्रोग्राम फिर भी करता रहा। फिर 82 तक मैंने नौकरी की कोशिश हाँ। करी,
हाँ और नौकरी फिर भी नहीं मिली। वो जी। नौकरी इसलिए नहीं मिली कि अंग्रेजी थोड़ी हाथ तंग है, हरियाणा वालों को वैसे ही तंग रहता है अंग्रेजी में हाथ, तो वो हाथ तंग था। और हिंदी पत्रकारिता के में भी दिक्कत ये थी कि अंग्रेजी जानना ज्यादा जरूरी था। हाँ ये तो है। अंग्रेजी में हाथ तंग होने के दुख से तो मैं भी जूझता रहता हूँ। मुझे भी लगता है कि कुछ आवाज थोड़ा, हाँ नेटवर्क का कुछ आवाज आवाज हाँ नहीं आ पाई आपकी। नेटवर्क। हाँ मैंने कहा अंग्रेजी में तो हमारा भी हाथ बहुत तंग है, हमको भी बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ। अभी आ रही है आवाज? लेकिन उस वक्त मैंने देखा, उस हाँ अब आ रही है। मुझे उस वक्त लगा, मैं एक दो जगह पत्रकारिता के लिए गया भी, तो वहां अंग्रेजी जी जी। जानने के लिए ज्यादा जरूरी माना गया। उन्होंने उन्होंने बकायदा अंग्रेजी हम्म, में ट्रांसलेशन वगैरह ये सब करवाए। तो मुझे लगा कि यहाँ तो अंग्रेजी में सोचना है, फिर हिंदी में लिखना है उसको। हाँ तो ये हाँ बड़ी समस्या थी। हाँ हाँ इस समय तो अखबार पूरी तरह उसी तरह अंग्रेजी का ही व्यवहार कर रहा है, हिंदी अखबार में। अच्छा। उसकी पूरी लैंग्वेज जो कल्चरल रिपोर्टिंग से लेके और सिनेमा की रिपोर्टिंग और दुनिया भर की है, उस पे वो भाषा वही है। ये एक प्रिंस सक्सेना प्रिंस, अंग्रेजी ने तो मैंने अच्छी कहा नौकरियां डुबोई। हाँ। हम हम अपनी मातृभाषा को सम्मान देने में हिचकिचाने लगे हैं। इसमें कोई ये शक नहीं है जी। हाँ तो ये आप जिस समय आप 1980 में आपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, उस समय नेटवर्क थोड़ा सा कुछ असहयोग कर रहा है। हाँ, थोड़ी कनेक्टिविटी में मुझे गड़बड़ आ रही है। अभी ठीक? हाँ, मुझे अब आ रही है, अब आपकी आवाज। हाँ अब मैंने कहा 1980 से जो एक शुरुआत हुई है, तो आपने शुरू से ही हास्य कविता की ओर अपने आप को केंद्रित किया या कुछ पहले और अ, लहजा था? हैं? मैंने कहा आपकी आपकी शुरुआत भी पिता की तरह हास्य कविता से ही हुई? हाँ, मैं दरअसल क्या था जी, दिल्ली में ही पढ़ा। जन्म मेरा जी जी। हरियाणा में हुआ, लेकिन पढ़ाई मेरी सारी दिल्ली में हुई। हाँ तो हाँ। दरियागंज में हमारा स्कूल था, एंग्लो संस्कृत स्कूल। जी जी तो जी। दरियागंज में स्कूल था, तो पराग पत्रिका का ऑफिस भी वहीं पास में ही था। हाँ तो पराग का ऑफिस ये है। जब मैं 7वीं कक्षा में होऊंगा, तो हाँ हाँ नंदन जी उसके संपादक थे, तो मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैं वहां दे आया और वो छप जी। गई। वो हाँ छप गई तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद अच्छा। कॉलेज में भी छपती रही वो, दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ये सब हाँ पत्रिकाएं। पहले साहित्य को स्थान खूब मिलता था, तो वो छपती हाँ रही। उनका रेगुलर प्रकाशन होता था और वो हर घरों में उनकी पहुंच थी उन पत्रिकाओं की। पहुंच थी जी, बिल्कुल पहुंच थी। और धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान तो लगभग हर घर की अनिवार्यता थी पत्रिकाओं में। हाँ हर घर में उसकी नए अंक का इंतजार हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। अच्छा तो आप वो सुख मिला, जब वो छपने का सुख जो है। हाँ 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 मैं पराग तो खैर मुझे छोटे समय की याद है, पराग पत्रिका की। नंदन जी उसके संपादक थे, बाद में फिर नंदन एक पत्रिका थी, चंपक एक पत्रिका थी। हाँ, हाँ, उसके जयप्रकाश भारती जी थे नंदन के हाँ संपादक, हाँ नंदन पत्रिका के। हाँ हाँ, उस समय संपादक भी संस्था की तरह होते थे, जिन्होंने इन पत्रिकाओं को एक बिल्कुल बहुत। पहचान दी। सारिका दिनमान, ये सब जैसे इन पत्रिकाओं का भी मुझे लगता जैसे है कि उस समय। धर्मयुग हाँ धर्मयुग का जैसे धर्मवीर भारती जी के साथ स्थायी नाम जुड़ा हुआ है सर। धर्मयुग को हाँ धर्मयुग बिल्कुल बनाने में धर्मवीर भारती का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। तो वो बड़ी मेहनत करते थे, वो संपादक कितनी मेहनत करते थे। मुझे ध्यान है कि जी, होली अंक के लिए वो लगभग 5 महीने पहले से ही पत्र आने शुरू हो जाते थे संपादकों के, कवियों के हाँ पास, कि आप होली अंक के लिए रचना भेजिए। अब ये काम नहीं होता सर। अब तो
कादम्बरी में भी अगर होली पे वो फोन आता है उनका, तो वो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले की, जी जल्दी भेज दीजिए, बस तुरंत 1 हफ्ते में भेज दीजिए, बस हाँ, उनको जल्दी चाहिए होता है कि तुरंत मिल जाए। बस। ये वो है। 5 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते थे, धर्मवीर हाँ भारती जी और मनोहर श्याम जोशी जी। हाँ, ये लोग सब 3-3 महीने 4-4 महीने पहले से भी तैयारी हाँ होती थी। मनोहर श्याम जोशी जी, आपने बहुत अच्छा नाम, साप्ताहिक हिंदुस्तान के वो संपादक थे। मेरे को बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने खूब खूब अस्वीकृत किया, मेरी खूब रचना लौटाते थे वो। उन्होंने उन्होंने तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी लौटा दी थी एक बार। वो एक अलग ही व्यक्तित्व था फिर उनका एकदम। बात, वो बहुत बहुत शानदार आदमी थे जी। और उन्होंने मेरी एक कविता, एक मेरा लेख छापा था साप्ताहिक जी जी। हिंदुस्तान में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। और उन्होंने हाँ हाँ किया क्या कि जिस पेज पे वो लेख था, उसके कोने में ही हाँ। पिताजी की कविता भी छाप दी। अच्छा अच्छा। तो ये पंगे लेने जानते थे वो। हाँ हाँ, नहीं, बहुत वो, वैसे उनमें ये एक शरारती कौशल भी था, जो बाद में जब हमारे यहाँ हाँ भोपाल में वो अक्सर लेक्चर में, डेमोन्स्ट्रेशन में और खासतौर से सिनेमा की कार्यशालाओं के लिए वो आया करते थे, क्योंकि बाद में उन्होंने टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काफी स्क्रिप्ट लिखी। हाँ। तो उस समय फिर वो देखते थे कि कौन उनकी बात को ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, तुरंत समझ जाते थे कि किसका ध्यान यहाँ वहाँ है, उसको बुरी तरह डांट भी देते थे। फिर बाद में लंच ब्रेक में हंसते थे कि मैंने इसको कैसा डांटा। तो वो वो नहीं, और एंजॉय करते थे चीजों को। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर गजब था जी। और उनका जो उपन्यास है वो कसप, कसम। कसप उपन्यास जो इनका, उसमें जो हास्य व्यंग है वो कमाल है अपने आप में। वो बहुत बहुत बढ़िया बहुत लिखा सही। है। और हाँ एक बार दिल्ली में वो हमारी एक जूरी की बैठक में, कमेटी में वो थे, तो उस समय हम लोग घर जाके लेने जाते थे गाड़ी लेकर, और मध्य जी प्रदेश जी। भवन में बैठक होती थी। तो मुझे याद है, कार वाले मैं जब गया तो ऊपर से उतर के आए और नीचे वो बैठे, मैं आगे की सीट पे ड्राइवर के बगल में बैठ गया। तो जैसी कि गाड़ी चली तो कार वाले ने कैसेट ऐसे घुसाया और गाना चलाया, तो उसका लगभग गला पीछे से पकड़ लिया, बोले यार ये बंद करो तुरंत अभी। और 2 मिनट के सन्नाटे के बाद फिर कहने लगे हंसते हुए, बोले बोले इस मामले में औरंगजेब हूँ। वो मुझे याद, आज तक विनोद उनका याद है। तो बोले ये सब संगीत संगीत राग रंग मुझे गाड़ी में पसंद है, चुपचाप चलो। आपका पिताजी के साथ भी सानिध्य रहा होगा मंच पे, मुझे लगता है कि हाँ वो तो उस समय लगातार पढ़ते थे, तो ऐसे बिल्कुल कई मंच बिल्कुल होंगे रहा, जो आपने साथ में साझा किए होंगे। बहुत 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 किए हैं। तो वो क्या आपके आलोचक रहे? मतलब आलोचक से मेरा हाँ, मतलब केवल आलोचना नहीं, सराहना भी। आदि आलोचना भी वो बताते थे कि तुम बहुत जल्दी पढ़ते हो, बहुत फास्ट हाँ पढ़ते हो, उसे धीरे पढ़ा करो। तो काफी कुछ सिखाया है उन्होंने, इसमें कोई हाँ शक हाँ। नहीं है। और और ये लगातार ये जैसे कवि सम्मेलनों को मंच में हरियाणा पृष्ठभूमि और संस्कृति के और परिवेश के कवियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिल्कुल। तो वो एक कंटिन्यूटी जो है उनके माध्यम से, फिर बाद में सुरेश शर्मा जी के माध्यम से, आपके माध्यम से दिखाई देती है। दरअसल हरियाणा की पूरी एक जीवन शैली जिसको आप लोगों ने अपनी कविता में ढाला है, बिल्कुल और हास्य का जो बोध है, एक बिंदास जीवन और बेफिक्र दिनचर्या, सोसाइटी में अपनी अपेयरेंस, इन सब को लेके जो आप बात करते हो वो अद्भुत होती है। ऐसी कोई एक रचना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अभी। बिल्कुल सुना देंगे जी। दरअसल साफ गोई वाला मामला है, हरियाणा में साफ है। हरियाणा का आदमी मन का जी जी साफ होता है। शब्द जरूर जी। उसके भारी अजीब से होते हैं, लोगों को लगता है जैसे लड़ रहा है, लेकिन वो हाँ। लड़ नहीं रहा होता, वो प्यार से ही बोल रहा होता है उस वक्त। तो क्योंकि बहुत ज्यादा खड़ है भाषा, हम्म। लठमार भाषा जिसे कहते हैं, तो वो है वो। जी 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 जी। तो अब जैसे उसमें एक कविता थी मेरी कि हरियाणा में जो है वो आदर्श सूचक शब्द नहीं होते। जी। हरियाणा में तू कह के ही बात करते हैं। हाँ। मतलब वो पिताजी से ही बात करेंगे तो ऐसी ही बात करेंगे, बोले बापू माँ तना खान न बुला रही है, हम्म बोले बाकी खा लिए, हाँ बोले हम्म बस तू ही रह रहा है। तो हम्म ये
वहां की भाषा है, आप जी इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो उस पर मेरी एक कविता है छोटी सी। जी जी। हरियाणा का राम सिंह नाम का आदमी हो गया आईएएस ऑफिसर, उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा, राम सिंह चाय पीवेगा। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात किया कर और जी लगाकर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे, एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नहा रहा से, आ बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाय चू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई। तो राम सिंह जी ने कहा भी तो अच्छा कि ना आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने, बूझी नहीं थी तेरे। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैंने तो चाह की बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे काटा है, ये तू के दीदे काटा है, तेरा सिखाया हुआ भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। तो ऐसा आदर सूचक मामला है जी वहां का। तो बाद में लग जाए जी बहुत है बस। सही बात है, ये तो है। विदेश यात्राओं के आपके अनुभव किस तरह के रहे वहां पर, जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं सुनने वाले, उनका? सर आपको आज मैं एक ऐसा संस्मरण सुनाता हूँ जी जी। जो वो अपने आप में अनूठा है। पहली विदेश यात्रा थी हमारी। हाँ जी। पहली विदेश यात्रा में 3 कवि थे हम। मैं, आदरणीय केपी सक्सेना जी, हाँ वाह, और महेंद्र अजनबी, जी जी। हम 3 लोग थे। और कमाल ये था कि तीनों की पहली ही विदेश यात्रा थी। अच्छा अच्छा। तीनों की पहली विदेश यात्रा थी। हम पहुंचे एयरपोर्ट और वो बोर्डिंग ले लिया। उसके बाद इमिग्रेशन के लिए लाइन लगी हुई थी। हाँ हाँ। तो हम तीनों ने कहा कि भाई हमारे पासपोर्ट पे तो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो हमें इस इमिग्रेशन की क्या जरूरत है। और सर मूर्खता से बड़ा आत्मविश्वास तो कोई होता नहीं। हम तीनों इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमें वो भूनके लग रहे थे, लाइन में खड़े हुए थे कि इनको बेचारों को जरूरत होगी इमिग्रेशन की। और हम वो इमिग्रेशन का दरवाजा पार करके आराम से बीच में से निकल गए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्या बात। और बैंकॉक पहुंच गए। अच्छा, वाह वाह। और बैंकॉक से जब वापस आए तब वो इमिग्रेशन, वहां भी लाइन लगी हुई थी, वापसी में भी लगती है, आपको पता ही है। वापसी में बोले जब आप गए नहीं तो आए कैसे, क्योंकि जाने की मोहर थी नहीं हमारे पासपोर्ट पे। 4 घंटे लगे हमें कम से कम सर वहां समझाने में, और ये वो सब पूरी तहकीकात हुई 4 घंटे, क्योंकि हम जाने की का मोहर ही नहीं लगी हमारे उसमें, उनको लिखित में देना पड़ा। कारण ये कि हमें पता नहीं था भाई, हमें तो, हम तीनों ही पहली यात्रा थी, पासपोर्ट पे पहली मोहर लग रही थी तीनों की, तो तीनों को कुछ पता ही नहीं था। तो गलती हमारी नहीं थी इसमें, बस गलती इतनी थी कि हमें पता नहीं था। हाँ। लेकिन गलती उनकी थी जिनके बीच में से हम निकल के चले गए और किसी ने हमें रोका नहीं। हम तो मूर्ख थे, चलो हमारा आत्मविश्वास तो था, हम निकल गए, लेकिन बाकियों का तो उनको रोकना चाहिए था कि कहाँ भाई ये मोहर कहाँ है तुम्हारी, कहाँ अंदर कैसे घुस गया, बिना इमिग्रेशन कराए कैसे आ गए अंदर आप। लेकिन ये पहला अनुभव रहा विदेश यात्रा का। बैंकॉक गए थे जी, पहली विदेश यात्रा। पिताजी की भी बैंकॉक की थी, मेरी भी पहली विदेश यात्रा बैंकॉक की हुई, और मेरे बेटा की भी पहली विदेश यात्रा बैंकॉक की हुई। वो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं और पिताजी प्रोग्राम करने गए थे और बेटा घूमने गया था, तो इतना ही फर्क है। अच्छा अच्छा।
क्या बात है। लेकिन इसका तो ये कि बैंकॉक जो है वो है बहुत आकर्षण भरा, जो आपको सबसे ये पहले। ये बाद में पता लगा कि वो आकर्षण भरा है। हाँ पहली हाँ यात्रा तो बड़ी धार्मिक यात्रा हुई, हमने भगवान बुद्ध के दर्शन किए, वहां मंदिर वंदिरों गए, केपी सक्सेना जी साथ थे और हमें कुछ पता हाँ भी नहीं था। तो एक वो हाँ पहली विदेश यात्रा बहुत आनंददायक थी, क्योंकि केपी सक्सेना जी जैसी शख्सियत हमारे साथ थी। जी जी ये जी। बहुत बड़ा सुख था हमारे। हाँ, उनसे भी मेरा एक बार मिलने का सौभाग्य रहा सर। उनके खासतौर से जो बीवी नातियों वाली एक जो हाँ, लिखा करते सीरियल थे आया था उनका। सीरियल, हाँ, और उसके बाद एक तो मुझे वो। फिल्मों फिल्मों में भी बहुत लिखा उन्होंने, लगान, हाँ, लगान, हलचल, जोधा अकबर वगैरह। हाँ हलचल हलचल, हंगामा। हाँ, वो एक नया आयाम उनको उस उम्र में मिला, एक नया बिल्कुल। हाँ एनलार्जमेंट। बिल्कुल। और एक उनका जो फिल्मों की व्यंग्य समीक्षा करते हैं मायापुरी में, वो हम वो बहुत भी छोटी कमाल उम्र में होती, पढ़ते। बहुत कमाल होती वो थी वो। वो पूरी समीक्षा के बाद आखिरी में जिस तरह वो कलाकारों को तोड़ते थे अपनी तरह से, तो वो बड़ी गजब थी। तो ये वो भी बहुत विलक्षण आदमी थे, लेकिन ये कि उससे मुलाकात उतनी कम हुई। इधर आप जो लगातार कवि सम्मेलनों में इतनी आपकी भागीदारी होती रही, आपने मंच पर कवि सम्मेलनों के मंच पर खास तौर से बहुत सी मर्यादाओं को बनते बिगड़ते और सब तरह की स्थितियों को देखा है। आपका बिल्कुल अपना देखा। आपका अपना आकलन क्या रहा है कि ये दरअसल 20-25 सालों में ये दौर किस तरह बदला है, और अ, अतिरेक और आमद किस तरह की हुई जिसने कवि सम्मेलन को प्रभावित किया, उसकी गरिमा को। देखो जी, बदला तो पूरे समाज में ही परिवर्तन आया है। जी जी अकेले कवि सम्मेलन में नहीं, सब जगह परिवर्तन आया है इन जी बीस जी। पच्चीस सालों में। जब हम शुरू में मंच पे आए थे तो लगभग 7-8 गीतकार होते थे मंच पे। हाँ एक वीर रस का कवि होता था, एक या दो हास्य रस के होते थे। जी तो गीत का वर्चस्व था, इसमें कोई शक नहीं है, और गीत अभी भी सबसे महत्वपूर्ण गीत ही है कवि सम्मेलन में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हाँ है कि हाँ। लोगों के पास अब समय नहीं रहा हम्म, इतना। गीत गीत बहुत डूब के सुनने की चीज है जी। पहले पूरी रात हाँ रात भर कवि सम्मेलन होते थे, लोग डूब के सुनते थे आराम से, और कराने वाली भी साहित्यिक संस्थाएं होती थी। अब तो हाँ क्या कहते हैं, सब तरह के लोग आते हैं अब तो कवि हाँ सम्मेलन में। तो वो इसलिए वो हाँ। फास्ट फास्ट हो गया हास्य, क्योंकि तनाव इतना हो गया, इसलिए हास्य लोग पसंद करने लगे अधिक। जी जी तो ये कवि सम्मेलन की वो भी घट गई समय सीमा भी। अब रात भर के हाँ कवि सम्मेलन बहुत गिने चुने होते हैं, अब तो कब 2 या जी जी 3 घंटे के, और ये आगे और कम हो जाएगा। अब 1-1.5 घंटे जी। के, जैसे जैसे क्रिकेट में हुआ, वो 5 दिन वालों में वो भीड़ नहीं रहती। फिर वनडे आया, फिर उसका 2020 आया, तो हम्म। वो परिवर्तन यहाँ भी आया। और हम्म। अच्छी और बुरी चीजें होती रही हैं, शुरू से ही होती रही हैं। अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे लोग आए, और नए लोग आ रहे हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं खूब, और बेहतर जी होगा, ये तय बात है। समय लगता है, एक दरअसल किसी भी कवि को मंच पे स्थापित होने में समय लगता है। ये फिल्म नहीं है कि हाँ एक फिल्म हिट हो जाए तो आदमी रातों रात स्टार हो गया, हाँ हाँ। इसलिए थोड़ा समय लगता है। आपकी चर्चा धीरे धीरे पहुंचती है लोगों तक, और ऐसे ही खत्म होने में भी समय लगता है। फिल्म में जी जी। जैसे खत्म, फिल्म में किसी कलाकार को समाप्त होने में बहुत टाइम नहीं लगता, 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई नहीं कि वो उसको लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन कवि सम्मेलन में कवि को भूलने में भी समय ही लगता है उतना ही, जी जी। जितना समय उसको अपने उन्नति में लगता है उतना ही पतन में भी लगता है। मतलब लोग भूलने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो समय जो है इसमें हर एक चीज में लगता है इसमें। अच्छा, मंच की कविता में, मंच के कवियों में नए और प्रतिभाशाली कवियों को के लिए किस तरह की स्पेस है? आसान है उनमें शामिल होना या कठिनाई होती है? पुराने लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। बिल्कुल स्वीकार करते हैं जी, ऐसा नहीं है, खूब जी स्वीकार जी करते हैं। अच्छी कविता हमेशा स्वीकार की जाती है। जी जी लेकिन नए लोगों में आजकल स्थिति है कि वो बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, वो जी जी। दिक्कत है उसमें। जब मैं 1980 में मंच पे आया था, हाँ। और 94 में मुझे लाल किले पे पढ़ने का अवसर मिला, 14 साल बाद जी 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 अपने कवि से। आज आज कवि शुरू होता है और सीधा लाल किले पढ़ना चाहता है।
और वो फिर सोचता है कि मुझे तेरा नाम किसने कटवाया, मैं कैसे नहीं आ पाया, मैं तो इतना बढ़िया कवि हूँ, लोग इतनी तारीफ भी करते हैं, फिर भी ये बड़े लोग मुझे कटवा देते हैं। ये मानसिकता गलत है। एक समय लगता है, एक आगे आने में थोड़ा समय लगता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। वो नहीं कर पाते, कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं। बहुत जल्दी में होने वाला आदमी बहुत जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है अपने आप। जी जी जी, ये बात ये है। तो बहुत धीरे धीरे चलने का तरीका है, इसमें तो सब्र बहुत सी बड़ी और चीज है। हाँ, और मंची शिष्टाचार को लेके आपका क्या कहना है भाई, जो खास तौर से कई बार प्रभावित होता है नए कवियों के द्वारा भी और पुराने कवियों के द्वारा भी? हम तो उसी शिष्टाचार के तहत जिए हैं हमेशा, बड़ों का जी जी। सम्मान करना और ये सब। लेकिन एक आध लोग हमेशा पहले भी आते रहे हैं ऐसे, और अब भी आते हैं ऐसे, जो ये अपने आप को इन चीजों से ऊपर मानते हैं। तो जी जी। वो हमेशा रही है परंपरा। लेकिन अभी भी नए बच्चे, ऐसा नहीं है, नए लड़के खूब सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। और कुछ एक तो अपवाद हर जगह होते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ। अरे एक बात मुझे लगती है कि जैसे कोई किसी भी अच्छी रचना को सराहना तो अपने आप सामने से मिलती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि वीर रस की कविता पढ़ते हुए वीर रस का कवि जो है वो बहुत ज्यादा आशीर्वाद, बल और ताकत चाहता है सामने से। उसके पीछे क्या कारण होता है? जो वो ये ललकारता जब वो ललकारता है तो उसको बहुत अधिक आशीर्वाद की और जोश की जरूरत पड़ती है। ये अब आजकल हर एक रस में आ गई है ये बात। ये सिर्फ अब वीर रस तक सीमित नहीं रही अब। हास्य रस वाले भी, मैंने तो कई देखा है, जो हास्य रस वाले भी चुटकुला भी सुनाएंगे तो उस पर भी तालियां मांगते हैं सर। तो वो बड़ा आश्चर्य हाँ। सा होता है कि ये क्या कर रहे हो भाई। वो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये मैं इसे अच्छी स्थिति नहीं मानता कि भाई वो बार बार तालियों के लिए कहना। बल्कि हाँ। एक बार एक श्रोता ने बल्कि मुझसे कहा कि ये क्या हो गया है, या तो कवियों को अपनी कविता पे भरोसा नहीं रहा, या श्रोताओं की समझ पे हाँ, भरोसा नहीं रहा। सही बात है। तो ये जो बार बार एक आध बार कह दे आदमी, वो भी इसलिए कि चल भाई थोड़ा जागरूक हो हम्म। जाएं लोग बाग, तो समझ में आता है। हम्म। लेकिन हाँ वो हाँ। हर पंक्ति के बाद वो कटोरा से लेके खड़े हो जाना, वो बड़ा अजीब लगता है। मुझे खुद कष्ट जी होता है इस बात का बहुत, कि वो तालियों की भीख सी मांगना, वो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। और वो हर जी जी। रस में हो गई है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। कवियों मतलब इस तरह से कई बार होता है, जैसे एक हमारे किस्सा, हमारे एक साथी बता रहे थे कि बोले वीर से कवि थे, किसी एक स्टेशन से लेके उनको दूसरे जहाँ पर आयोजन होना था वो डेस्टिनेशन तक जाना था। तो हम्म। रास्ते में एक बार गाड़ी खराब हो जाती है वहां पर बड़े जंगल में। तो सबसे हम्म। ज्यादा वीर से कवि घबराते हैं। तो वो हमारे साथी कहते हैं कि कुछ यहाँ पर सब जोशीला को सुना दीजिए। तो जब हम्म। दुश्मन भाग जाएगा तो बोले यहाँ कुछ भूत प्रेत बिरध बाधा होगी, वो भी भाग जाएंगी। तो वो बोले किसी, बोले मंच की बात अलग है, यहाँ की बात अलग यहाँ है। बोले यहाँ 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 से तो गए। जल्दी निकालो, बोले पहिया जल्दी बदलो, पंचर ठीक करो, आगे चलो। वो तो ये स्थिति है ही नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है। अरे आपने हमेशा एक गरिमा बना के रखी। मैंने हमेशा देखा है कि आप आपको मैं आपके आने के पहले बात कर भी रहा था कि कवि सम्मेलनों को आपकी उपस्थिति एक बहुत गरिमा देती है, और जो शीर्षस्थ कवियों के साथ आपका होना, ये आप पूरे वातावरण को कई बार अपनी तरह से देखते हैं और उसमें लगभग निर्लिप्त रहते हैं। ये संस्कारों की देन होगी मुझे लगता है, निश्चित रूप से पिता के संस्कार होगी। उनकी क्या कुछ नसीहतें हैं, मुझे जरूर बताइए, हम मुझे मतलब हम सबको। नहीं, नसीहत क्या जी, वो दरअसल सब समाज से ही सीखता है आदमी। और जी सामाजिक परिवेश ऐसा रहा कि सब बड़े कवियों का घर पे आना जाना था। जी। जी ओम प्रकाश आदित्य जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सब, भवानी दादा। अब इन सब के साथ कविता पढ़ने का जब सुख मिला हुआ है हमें, रामावतार त्यागी जी, भवानी दादा, देवराज दिनेश जी, तो जी। जी हमने इनको बहुत निकटता से देखा, तो बहुत बहुत सीखने को मिलता है। जी। बड़े जी। लोग, बड़े लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। तो वो कोशिश की कि वो सीखा जाए हाँ और हाँ। उसको व्यवहार में भी लाया जाए। तो ये कोशिश रही है हमेशा। तो और ये कोशिश आगे भी रहेगी, ताकि औरों को भी समझ में आए कि जीवन ऐसे ही जिया जाए, और आनंद के साथ सम्मान करते हुए सबका। और मंच पे सबसे बड़ी समस्या दो चीजों की समस्या आती है, खासतौर से हास्य के कवियों के साथ। तो
और जी एक जी वीर रस के कवियों के साथ। हास्य रस के साथ दिक्कत ये है कि वो अश्लील और श्लील के बीच में जो हाँ हल्का सा वो तलवार है, उस पे बहुत हाँ सावधानी से चलना पड़ता है, जी क्योंकि बिल्कुल आप ठीक था। अश्लीलता से हंसाएंगे तो निश्चित रूप से वो हंसी अ, अच्छी नहीं है समाज के लिए भी। जी कवि सम्मेलन परिवार के साथ आता है आदमी, और वो सब पारिवारिक रूप से सुनता है, तो एक भी हाँ हाँ अश्लील संवाद, द्विअर्थी संवाद ना निकले, ये बहुत आवश्यक जी है सर। तो जी ये जी उसमें बहुत ध्यान रख, और सांप्रदायिकता ना आए उसमें, कविता में। हाँ अगर वो हाँ हाँ, सांप्रदायिक हो गया तो वो कवि एक पक्ष का होके फिर वो कवि नहीं रहा सर। कविता की बिल्कुल सही। सबसे पहली शर्त तो मनुष्यता ही है। अगर वो मनुष्य के विरोध में है तो फिर वो कविता नहीं है। जी जी भाई साहब विष्णु सक्सेना जी पधारे हैं इतनी देर से। ओहो, इनका इनका भी अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार मैं करता भी हूँ। करता हूँ जी। तो विष्णु भाई जी हमारे क्या साहब लाजवाब गीतकार है, और क्या बढ़िया कवि है। गजब गजब का मतलब विष्णु जी की राम राम। कविताओं में जो जो रोमांटिसिज्म है वो बहुत पीक पर है सर, मजा आ जाता है। इस बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल को जी, और इस कार्यक्रम को स्वर हाँ भी बहुत हाँ स्वर हाँ भी बहुत बढ़िया है उनके पास, और सब चीजें कमाल है सर। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत बहुत सम्मान करते हैं सर अपने से बड़े कवियों का। मैंने विष्णु जी हाँ को देखा है, कभी भी हाँ अपने से बड़े कवि को के लिए इन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहे, कभी छोटों के लिए भी नहीं कहे, बड़ों के लिए तो क्या कहें। वो बहुत बहुत मधुर आदमी है, बहुत मीठे हम्म, आदमी है। इनको सुन सुन के शुगर हो गई मुझे। ओह आपके आप बैठाते भी इनको पास पड़ोस में ही हो अपने ना, आस प्रेम पड़ोस बिठाता मोहब्बत हूँ, तभी तभी तो शुगर हो गई। से लेकिन आप सबकी संगत जब एक साथ होती है तो फिर कमाल होता है, ये भी तो है। अरे सर, विष्णु के साथ बहुत आनंद आता है, यात्रा में भी वैसे भी। हाँ उनका मैंने देखा है कि वो बहुत मतलब बहुत मैनेज और बहुत तैयारी के साथ, बहुत सहयोग के साथ मिलते हैं। हाँ कई बार बिल्कुल मुझे याद मतलब वो कई बार समय समय अगर कम हो रहा होता हो या कुछ मुश्किल हो रही होती तो जिस तेजी से वो चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने आप को ले आते हैं जगह पर, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है उनका। और बिल्कुल बिल्कुल उसमें उसमें वो है कि वो कभी भी यात्रा करना पड़े, कैसी भी यात्रा करना पड़े, उसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल। ये और है कई कई बार ऐसा। आजकल तो एक काम और कर रहे हैं ना, जो जी जी कवि हास्य और ओज के जो कवि हैं, जिन्होंने गीत लिखे हैं, जी वो जी गीत जी कभी मंच पे सुनाए नहीं, उन गीतों को विष्णु सक्सेना जी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा हाँ काम है ये अपने आप में। हाँ वो है। और एक वो जो आप एक ट्रिब्यूट कर रहे हैं जो नए कवियों के लिए जो कंपटीशन हाँ, करते हैं लगातार। वो तो कमाल है। वो तो उन्होंने जो यश भारती का जो पैसा मिला वो इस काम में लगाया, ये महत्वपूर्ण बात है सर। कवि की जेब में आया हुआ पैसा इस तरह अगर दूसरे कवियों के लिए बच जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो देखो, हाँ नए कवियों को उत्साहित करने में विष्णु सक्सेना जी भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सच में। आपसे कुछ सुने सर नया एक और? इन दिनों मैंने दरअसल एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो अभी अभी ये लॉकडाउन में किया, बाकी तो हमें तो इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं थी। तो जी मैंने जी कुछ जी व्यंग लेख उसमें डाले अपने। हाँ हाँ तो एक व्यंग लेख आप कहें तो मैं सुना देता हूँ, व्यंग लेख आपको एक। हाँ हाँ कितनी देर में हो जाएगा पूरा भाई साहब? 5 एक मिनट को हो जाए। हाँ सुना दीजिए, अभी है हमारे पास 15 मिनट है। वो 15 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जरा पढ़ के ही सुनाना पड़ेगा, क्योंकि लेख तो सुनाने का सुख पढ़ के ही है। हाँ नहीं बिल्कुल, जरूर सुनिए। इसका शीर्षक है जी, चिंता वही जो चिंतामणि जी करें। जी मेरे एक मित्र हैं, नाम है चिंतामणि। नाम जी के अनुरूप उन्होंने चिंता को माथे पर मणि की तरह सजा रखा है। वाह, बचपन का ये शौक कब उनका स्वभाव बन गया, संभवतः जी उन्हें भी नहीं पता। जी 12 महीने 24 घंटे वो चिंताग्रस्त रहते हैं। सुबह उठते ही अखबार हाथ में लिया और चिंता शुरू। हम्म, एक दिन तो सुबह 6 बजे अपनी बालकनी में बेचैन इधर से उधर घूम रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बोले, क्या बताऊं, अब तक अखबार ही नहीं आया। सोचा हम्म, खाली बैठने से अच्छा है
अखबार वाले की ही चिंता कर लूं। वाह वाह। कई बार तो वो इस बात पर ही चिंतित हो उठते हैं कि आज चिंता करने लायक कुछ नहीं मिला। जी। चिंतामणि जी चिंतित होने के लिए घटनाओं के मोहताज नहीं है, बल्कि कई बार तो घटनाएं इंतजार करती देखी गई हैं कि चिंतामणि जी चिंता करें तो मैं घटूं। घटू। दरअसल उनके रोम रोम में चिंता बसी हुई है। गर्मियों में चिंता पसीना बनकर टपकती है और सर्दियों में कपकपी बनकर। क्या बात। उनकी चिंता का फलक बहुत विस्तृत है। उनकी जी। चिंता का विषय कल्लू पनवाड़ी का फटा पजामा भी हो सकता है और अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा भी। ठीक ठीक। वाह। बढ़ती हुई महंगाई की चिंता, बसेसर की भागी हुई लुगाई की चिंता, आम की चिंता, खास की चिंता, वर्तमान के इतिहास की चिंता, मुश्किल से मिली आजादी की चिंता, सलमान खान की शादी की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता वही जो चिंतामणि जी करें, एक बार मिल तो लें। क्या बात। कहते हैं चिंता चिता समान है। चिंतामणि तो हर समय चिंता की चिता पर लेटे दुख की अग्नि को अपनी आहों से हवा देते रहते हैं। हम्म। उन्हें देखकर ही लगता है जैसे वो किसी शव यात्रा में जा रहे हैं। गजब की साधना है उनकी। कब चिंता करते करते चिंतित हो जाएंगे कोई नहीं जानता। चिंता करते हुए उनका चेहरा विश्व स्तरीय हो जाता है। वाह। आंखें आकाश की ओर उठ जाती हैं, सांसों की गति बढ़ जाती है, लंबोतर चेहरा और थोड़ा लंबा दिखने लगता है। सारी चिंता को अपने चेहरे में समा लेते हैं। देखते ही देखते उनका चेहरा प्रश्नवाचक चिन्ह का रूप ले लेता है। वाह। ऐसा व्यक्ति देखने में ही चिंताजनक लगता है। सही। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचा। पहुंचा तो ये सोच के कि वो चिंता के महासागर में गोते लगा रहे होंगे, पर निराशा हाथ लगी। वो चिंतित कम परेशान ज्यादा लगे हैं। चिंता और परेशानी के बीच बारीक सी रेखा होती है, वाह। जैसे चुनाव के समय अपने उम्मीदवार को जिताने की चिंता होती है सही। और परिणाम आने के बाद दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदने की परेशानी। बहुत आज का सच। मैंने परेशानी का कारण पूछा तो वो माथे की त्योरियों को सहराते हुए बोले, भैया चारों तरफ रोना ही रोना है। टीवी खोलो या अखबार, कोरोना ही कोरोना है। पूरा विश्व रुका रुका सा है, हर कंधा झुका झुका सा है। अर्थव्यवस्था औंधे मुंह पड़ी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। मजदूरों के पांवों के घाव देखूं या अपनों की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए गांव देखूं। मजदूरों के पांवों के घाव देखूं या अपनों की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए गांव देखूं। दो निवालों के लिए तरसते पेट देखूं या पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट देखूं। गरीब की आंखों में आंसुओं की लड़ी है और ऐसे में नेताओं को चुनाव की पड़ी है। बस भैया यही परेशानी है। अपनी छोटी सी अंजुरी में आंसुओं के इस महासागर को कैसे भरूं, किसकी चिंता करूं, किसकी ना करूं। चिंतामणि जैसा चिंतनीय व्यक्तित्व जो हर समय चिंतनाता रहता हो। हाँ। चिंतामणि जैसा चिंतनीय व्यक्तित्व जो हर समय चिंतनाता रहता हो, अन्यत्र मिलना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है कि वो भारत में जन्मे हैं। अगर उनका जन्म अमेरिका में हुआ होता तो अब तक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके होते। इतनी बड़ी प्रतिभा हमारे यहां सड़ रही है और हमें इसकी जरा भी चिंता नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता भी है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी था, बंधु मैं सारी दुनिया की चिंता करता हूं पर मेरी चिंता कोई नहीं करता। कभी कभी तो मन करता है भाड़ में जाए दुनिया, मैं ही क्यों चिंता करूं। फिर सोचता हूं यदि मैं भी औरों जैसा ही हो जाऊंगा तो चिंता शब्द का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। यह कहकर वह फिर चिंतित हो उठे। कमाल। देखिए शुक्रिया। जो बहुत आखिरी में जो व्यंग और संवेदना से जुड़ा मंजीत सिंह जी भी शामिल हुए अभी। ओ जय हो मंजीत जी। मंजीत तो
हास्य के साथ साथ ही व्यंग का जो स्पर्श है और सोसाइटी में जो विद्रूपता है उसको लगभग सही जगह पे नब्ज पे हाथ रख देना, ये एक बड़ी बात है। तो ये सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आज के समय का, कि आज भी जो है जो मूलभूत चिंता है उससे ध्यान हटा हुआ है और बाकी सब दुनिया भर की चिंता की बस जा रही है। ये एक और बात मेरे मन में आती है हमेशा सर, कि कवि सम्मेलनों के मंच पे आपने हमेशा मतलब एक परंपरा जो आरंभ में सरस्वती वंदना की रही है, तो इसमें जो भी एक महिला कवित्री उस पूरे मंच में होती हैं उनके द्वारा वो पाठ किया जाता है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप ये भी होता है कि हम पुरुष कवि से भी ये कार्य कराते हैं। तो ऐसे कौन से कवि हैं जो इस कार्य को बहुत अच्छा करते हैं? विष्णु जी हैं, विष्णु जी बेस्ट है। अगर विष्णु जी होते हैं तो हम कवित्री हाँ। से भी नहीं कराते, कोशिश करते हैं इनसे ही कराए। अच्छा, वाह वाह। हाँ, विष्णु जी बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना करते हैं, खास स्व है उनके पास तो खैर। तो हाँ, इसलिए किसी बेसुरी कवित्री से सरस्वती वंदना कराने से अच्छा है कि विष्णु सक्सेना जी से कराई जाए, क्योंकि माँ सरस्वती को सुर का ज्ञान है। हाँ। और हाँ, ये तो है, विष्णु जी का काव्य वैसे भी दर्शन के बहुत करीब है, हाँ ये भी है। तो जो फिलॉसफी है वो प्रेम की फिलॉसफी का हाँ। खैर कमाल ही है। मैं तो उनको कहता हूँ कि जब वो गाते हैं तो मुझे गुरशदंदा की फिल्में और राजेश खन्ना का वो आराधना दो रास्ते का दौर याद आ जाता है। मैं बहुत मुग्ध होता हूँ उनकी कविता को सुनकर। जी जी। ये है। आपको और आपके समकालीन किन कवियों ने प्रभावित किया इस पूरे सीन में? मुझे वरिष्ठ कवियों में तो ओम प्रकाश आदित्य जी ने सर्वाधिक प्रभावित किया। जी जी जी। और समकालीन में बहुत अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, नए लोगों में बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी और समकालीनों में तो ये सब सुरेश अवस्थी जी हैं यहाँ बैठे हुए, मंजीत सिंह हैं, ये सब लोग हमारे समकालीन ही हैं और जी खूब अच्छा लिख रहे हैं, खूब बढ़िया लिख रहे हैं सब। और पूरी मेहनत है, पूरी साधना है इन लोगों की। प्रवीण जी शुक्ल जी हैं और जी। बहुत बहुत नाम है। हमारे से बड़ों में आशकन अटल जी हैं, मनोहर मनोज जी हैं, और गुरु सक्सेना हैं, और बहुत गुरु सक्सेना छंद के मास्टर कवि हैं। आदित्य जी छंद के महारथी थे, अल्हड़ हाँ बीकानेरी जी। तो ये सब हाँ लोगों से हाँ। सीखा है, इनसे सीखा है जी। और जो जो सीख सकते थे अच्छी अच्छी जी जी। चीजें। अच्छा, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी क्या नहीं, झूठ अच्छा नहीं लगता सर, बस हम्म। सच में झूठ अच्छा नहीं लगता, और वो पता लग जाता है कि झूठ है। हाँ हाँ हाँ। सच देर सवेर आया है, सामने आ ही जाता है, लेकिन झूठ अच्छा नहीं लगता। बस जो मन में है वो कह दो, अपना झूठ मत बोलो भाई। वो तो सत्य ही अच्छा लगता है। कड़वा जरूर होता है लेकिन होता वही अच्छा है। साफ बेलाग। बेलाग। सत्य को लेके बहुत हमारे महापुरुषों, महान कवियों ने और आध्यात्मिक लोगों ने बहुत बहुत तरह तरह से कहा है। कबीर से लेके और रहीम रैदास की वाणी में सब जगह। गुरु घासीदास या अशोक तिवारी जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, गुरु घासीदास सत्य को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। नजीर अकबर आबादी की बात हम करते हैं, आगरा के जो मशहूर शायर थे। हाँ हाँ। सत्य को लेकर बहुत बहुत इन लोगों ने महान दर्शन अपना दृष्टांत प्रस्तुत किया है। अभी मैंने किसी का एक शेर सुना था जी, वो शेर जी याद जी नहीं, ये तो पता नहीं कि शायर कौन है। वो जी जी। उसका भाव मुझे याद है बस, कि सत्य को बात करने की तमीज ही नहीं, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। हाँ हाँ, क्या बात। बहुत गहरा है, क्योंकि दोनों में ही एक में यथार्थ है और एक में बनावट। बिल्कुल ऐसी स्थिति है ही। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके। ये मुझे भी एक बहुत अच्छा लगा जी। और और आप तो वैसे भी सर फिल्म के और इन सब चीजों के ऐसे जानकार हैं कि आपको मैं जब फेसबुक पे पढ़ता रहता हूँ तो एक अलग सुख मिलता है उसका। तो मतलब मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका अरे प्रशंसक सर, हूँ सच में। आप कि अब आपकी सराहना मिलती तो वो मेरे लिए बहुत विशेष होती है।
नहीं नहीं, वो मैं आप ये कमाल जानता हूँ लिखते ही कि कमाल है। आप फेसबुक पे कम ही आते हो, पर जब जब आपने किसी चीज को छू दिया तो फिर मुझे लगा कि ये सचमुच मैंने कुछ ठीक ठाक काम किया। अरे नहीं, आप एक तो ये, काम सारे ही हाँ बढ़िया नहीं, करते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। यहाँ हमारे साथ ये मतलब ये संयोग है कि आ, इतनी अनावश्यक सराहना भी खूब हम देखते हैं, वो भी हमको पता चलता है कि ये केवल दाढ़ी में साबुन लगाया जा रहा है। लेकिन सच्ची, हाँ, सच्ची सराहना की बात ही अलग होती है सर। तो वो बिल्कुल काउंट होती है जब कभी आप सब, या कभी कई बार विष्णु भाई साहब ने भी कुछ चीजों को टच किया है, सराहा है, लाइक किया है, तो वो है। और एक अपना सिनेमा को लेकर जो एक विश्लेषण है, एक तरीका है सोचने विचारने का, बहुत सारा अच्छा से अच्छा वो देखने का, तो वही सब है। वही भाषा और व्यवहार में भी आया, और बिल्कुल हम सभी बिल्कुल के साथ ही जुड़ा हुआ है कि उम्र और अनुभव लाता है, बाकी समय से पहले कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हमारे आदित्य जी कहा करते थे जी, समय से पहले और उसकी इच्छा से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा। मिलेगा। और किसी भी गंभीर कार्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है, अपना तरीका वही है। वो एक कवि ने कहीं कहा है कि पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, नदी क्या पार बात करने है, के लिए वाह, नदी में तैरना होता तैरना पड़ता है, है। बिल्कुल सही बात है। आपका मैं बहुत आभारी हूँ सर, आप आज आए और हमारे सब साथी मैं भी इससे बहुत जुड़े। आभारी हूँ जी। और सब और आपके साथ के सब कवि, आदरणीय कवि, मेरे सब बड़े भाई विष्णु भैया, आप सब, सुरेश अवस्थी जी, मंजीत सिंह जी मंजीत कल सिंह हमारे जी, साथ बात कर रहे थे। सुरेश जी आगे आएंगे, और विष्णु भैया तो शुरू में ही आ चुके हैं। तो आप सबकी कृपा से बातों बातों में कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है। जितने दिन चलेगा हम बहुत बढ़िया, लगातार संवाद करते रहेंगे। ये भाषा में संवाद का एक उपक्रम है सर, जो हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना बहुत काल में। अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। तो ये लगभग 75-76 दिन हो रहे हैं, और आपकी दुआ रहेगी तो ये आगे भी जारी रहेगा। बहुत बढ़िया धन्यवाद। है ये। नमस्कार जी, शुक्रिया। नमस्कार।